हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनमिश हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो द वर्ड कोरोना कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है क्राउन, ठीक है, और ये बिलोंग करता है फैमिली कोरोनावायरिडिया से। ऑर्डर ऑफ दैट फैमिली वाज नाइडोवायरेल्स, और उसके आगे सब फैमिलीज़ आ जाती हैं जिनमें कोरोना वायरस की सब फैमिली जो है वो आपके पास ऑर्थो कोरोनावायरिनिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कोविड-19 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पेंडेमिक के लिए, और ये इतना ज़्यादा सिमिलर है सार्स कोरोना वायरस से जिसका आउटब्रेक हुआ था हमारे पास 2002 में, और इसका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सेम था उस सार्स कोरोना वायरस से। आप सबको याद होगा कि 2002 में एक आउटब्रेक हुआ था सार्स के नेम से जिसका मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड इट वाज बिलीव्ड कि जो सार्स कोरोना वायरस था उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो अपने अंदर म्यूटेशन कॉज कर सके, और म्यूटेशन जब वो कॉज करेगा वो इंटरमीडिएट होस्ट को पहले अपना वायरस जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, और फिर उस इंटरमीडिएट होस्ट से जो आपके पास ह्यूमन में वो वायरस ट्रांसफ़र होगा। ये ग्वांडिंग प्रोविंस था एक, वहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ था, और ये पहले ट्रांसमिट हुआ था बैट से सिविट्स में और फिर सिविट से ह्यूमन में। तो ये लास्ट रहा था 2003 तक, और जिसके 8000 केसेस जो थे वो रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें 774 डेथ्स रिकॉर्ड की गई थी, और इसका एक फर्टिलिटी रेट जो था वो 9.6% था। देन हमारे पास आ जाता है मर्स, विच इज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगेन एन आउटब्रेक हैपन इन 2012, जहाँ पे कोरोना वायरस ने अपने अंदर म्यूटेशन कॉज की थी, और पहले वो बैट से कैमल्स में ट्रांसमिट हुआ था जो कि आपके पास एनिमल रिजर्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बैट से एनिमल, और एनिमल से फिर वो स्पेसिफिक होस्ट की तरफ जो ह्यूमन बीइंग है उसमें ट्रांसफ़र हो गया था। मर्स के टोटल 2400 केसेस जो थे वो रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें 858 डेथ्स थी, और इसका भी एक हाई फर्टिलिटी रेट था विच वाज अबाउट 34.4%। देन 2019 में आ जाता है हमारे पास नोवल कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली नोन एज नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19, जिसका आउटब्रेक हमारे पास हुबी प्रोविंस वुहान में हुआ था, और ये 7th कोरोना वायरस इसे कहा जाता है जिसने ह्यूमन के अंदर इलनेस कॉज की है, और ये ट्रांसमिट हुआ था बैट से ह्यूमंस की तरफ। एक्चुअली ये कोरोना वायरस जो है ये पहले बैट से एक एनिमल है पेंगोलिन जिसका नेम है, उसमें ट्रांसफ़र हुआ था। उस पेंगोलिन की एक आप कह सकते हैं एक खसूसियत है कि उसके जो स्केल्स हैं वो उनमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो ये भी एक कॉज हो सकता है हमारे पास ग्लोबल पेंडेमिक का। देन हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। इसके 6 जेनरास हैं जिनमें आपके पास अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गैमा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, पैफिनी वायरस, टोरो वायरस हैं, ठीक है। और ह्यूमन कोरोना वायरस जो है वो आपके पास सिर्फ अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरसेस हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज़ होता है हमारे पास कि ये जो वायरसेस हैं ये ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं, ठीक है। तो पहले ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट में क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, पहले उन्हें क्यों इफेक्ट करते हैं और उसके बाद ह्यूमन को क्यों इफेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली ह्यूमन को क्यों नहीं इफेक्ट करते। तो जनाब इन वायरसेस में कुछ ऐसी एबिलिटी आ रही है, या आप कह लें टाइम टू टाइम दे आर मेकिंग सच काइंड ऑफ प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन्स बना रहे हैं कि जो पहले आपके पास एनिमल रिसेप्टर्स हैं उनमें अटैच हो जाते हैं, जाके पहले उन्हें इन्फेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से वो अपने अंदर कुछ म्यूटेशन कॉज करते हैं, फिर उनमें म्यूटेशन कॉज करते हैं, फिर वो वहाँ पे और अच्छे और प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से फिर जो है वो ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो ह्यूमन कोरोना वायरसेस में हमारे पास आ जाते हैं 229E, OC43, NL63 जो कि नीदरलैंड में फ़र्स्ट टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, फिर HKV1, और आपके पास सार्स कोरोना वायरस। फिर आ जाते हैं एनिमल कोरोना वायरस जो स्पेसिफिक एनिमल्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें आपके पास डॉग्स, कैट्स, पिग्स, बैट्स वगैरह आ जाती हैं। उनमें जो है ये म्यूरिन हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसमिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस है, ये पहले आपके पास पिग्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सम सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो सिम्टम अगर आप कोविड-19 के पेशेंट के जो आप सिम्टम देखेंगे उनमें क्या होगा कि डे बाय डे जो सिम्टम्स जो है वो आपके पास प्रीसीड करते जाएंगे।
और जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे लाइक रनिंग नोज़, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, fever, fatigue, or no taste and smell sensation, shortness of breathing, and mostly COVID-19 patients are asymptomatic. कोविड-19 के जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो आपके पास एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी वो किसी किस्म के सिम्टम्स वगैरह नहीं शो करें, लेकिन स्टिल दे हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड दैट कोरोना वायरस। सो बेसिकली ये जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और कह भी सकते हैं कि हो सकता है ये फ्लू हुई हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनिशियल स्टेज पे जो है वो आप उसकी असेसमेंट कर लें। सो यू शुड आस्क सम क्वेश्चन लाइक आप अपने पेशेंट से पूछें कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में तो नहीं रहा कि जिसको कोरोना वायरस हुआ हो, या फिर वो किसी आउटसाइड अब्रॉड कंट्री में गया हो जहाँ पे जो है ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन जो है पाए गए हैं, या पेंडेमिक जहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कुछ आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं जो आपको फिगर आउट करेगा उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेने में। उसके अलावा कुछ जनरल फीलिंग्स होंगी, नमूनिया लाइक फीलिंग्स होंगी, ठीक है। आपको पेशेंट जो है आप देखेंगे उसमें डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होगी, और मोस्टली people with heart and lung diseases are infected with it, और immunocompromised patients होंगे जिनका वीक इम्यून सिस्टम होगा, वो ज़्यादातर इस चीज़ से इफ़ेक्ट होंगे। उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें ये आपके पास कोरोना वायरस सेम बीटा कोरोना वायरस की तरह से है, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगे इसके पास, और इन्वेलप वायरॉन्स हैं, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड हैं, और स्फेरिकल इन्वेलप पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, और इसका साइज़ वेरी करता है 75 to 160 नैनोमीटर, एंड क्राउन ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। मोस्ट कॉमन फीचर आप कह सकते हैं, आप ये पिक्चर में देखें जो स्पाइक प्रोटीन्स ये जो आउटवर्ड प्रोजेक्ट हुई हुई हैं, दीज आर द स्पाइक प्रोटीन विच आर नोन टू बी एस प्रोटीन। ये मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जिसने से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इन्वेलप प्रोटीन्स इनके पास होते हैं, जिनमें आपके पास स्पाइक प्रोटीन है पहले, ठीक है, जिनको आप एस प्रोटीन कह सकते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन भी जिन्हें कहा जाता है। ये आप पिक्चर में देखें, ये येलो स्पाइक प्रोटीन जो हैं जो आउटवर्ड प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये एक पूरी शेप देते हैं वायरस के स्ट्रक्चर को। और सरफेस ट्रांसमिबल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरस एंट्री एंड वायरस स्प्रेडिंग। दैन उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसमें आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एन प्रोटीन्स, पी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे वायरस को। उसके बाद हेमाग्लूटिनिन ईस्ट्रेस प्रोटीन आ जाता है, जो आपके पास वायरस की बाइंडिंग और वायरस की एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैसिलिटेट करता है वायरस को कि वो आगे स्प्रेड हो सके। तो इन स्पाइक्स प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन और हेमाग्लूटिनिन ईस्ट्रेस प्रोटीन, इनकी वजह से वायरस का स्ट्रक्चर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, और ये वायरस जो है वो एंट्री में हेल्प करता है और उसकी स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। देन हमारे पास आ जाते हैं सम सेलुलर रिसेप्टर। दो हमारे पास बीटा कोरोना वायरसेस हैं, जो कि अल्फ़ा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरसेस हैं, जिनमें आपके पास एस प्रोटीन, अल्फ़ा कोरोना वायरस में आपके पास एस प्रोटीन बाइंड करता है स्पेसिफिकली अमाइनोपेप्टाइडेजेस से, ठीक है, जो कि एन फैमिली है जिंक बाइंडिंग मेटालोप्रोटीनेजेस की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो इनिशिएट करते हैं आगे। उसके बाद बीटा कोरोना वायरस आ जाता है, जो आपके पास यूटिलाइज़ करता है वैरायटी ऑफ सेल रिसेप्टर्स में, जिनमें सबसे पहले आ जाता है ACE2 एंजाइम विच इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये से यूज़ करता है एक रिसेप्टर के तौर पर। बेसिकली ACE2 जो हमारे पास है वो एक प्रोटीन है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रही होती है, लाइक इट हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। देन हमारे पास आ जाता है लेक्टिन, जो कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट लविंग प्रोटीन है, ठीक है। ये भी एक आपके पास कह लें रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, सार्स कोरोना वायरस के लिए रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारी सेल सरफेस पे। उसके अलावा जो हमारे पास हेमाग्लूटिन ईस्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है,
ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये इन्वेडिंग मैकेनिज़्म में काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है अटैचमेंट में ये और डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सियालिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है। एक्चुअली सियालिक एसिड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि ये हेमाग्लूटिन एस्ट्रेस प्रोटीन जो होते हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं सियालिक एसिड के साथ, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वायरस की एंट्री को इनिशिएट करते हैं। बेसिकली सियालिक एसिड क्या कर रही होती है, वो प्रिवेंट कर रही होती है वायरस की एंट्री को, ठीक है। तो जो आपके पास स्पेसिफिक वायरसेस हैं, ये वाले कोरोना वायरसेस, इनके पास ये हेमाग्लूटिनिन एस्ट्रेस है, ठीक है। ये आ गया हमारे सेल सरफेस के साथ अटैच हो गया, इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया सियालिक एसिड को, आगे इनिशिएट कर दिया वायरस की रेप्लिकेशन को। देन हमारे पास आ जाता है हाउ कोरोना वायरस अफेक्ट ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज़ द इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है जिसमें मैंने कुछ डिजीज़ेज़ और उनके मोर्टेलिटी रेट पहले जो है वो डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले एवियन फ्लू जिसका मोर्टेलिटी रेट 60% है, देन इबोला विच इज़ 10%, सार्स का आ जाता है 9.9%, मर्स का 35% और नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का जो है वो 37% है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इबोला, सार्स, मर्स और कोविड-19 में से सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट है वो किसका है, 37% जो है वो किसके, हमारे पास नोवल कोरोना वायरस का है। ये किस लिए है, क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो नोवल कोविड-19 के, उनमें वो एसिम्टोमेटिक है, उनमें एबिलिटी है कि वो स्प्रेड कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता, वो किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं शो करे, लेकिन स्टिल वो स्प्रेड कर रहे हैं कोरोना वायरस को, जिसकी वजह से इनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। देन हमारे पास इसकी स्प्रेडेबिलिटी आ जाती है कि ये किस तरह स्प्रेड होता है। ये बेसिकली एक एयरबॉर्न डिसीज़ है, ठीक है। जब भी कोई पर्सन जो है आपके पास कफ़ कर रहा होता है या स्नीज़ कर रहा होता है या वो आपसे बात कर रहा होता है, तो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं उसके अंदर वायरस होता है, ठीक है। फिर वो वायरस जो है वो आप इनहेल कर लेते हैं, तो वहाँ से जो है सबसे पहले वो आपकी नोज़ के ज़रिए जाता है थ्रोट में, फिर वो वहाँ से मूव करते हुए वो आपके लंग्स में जाता है और डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट कर देता है। बट इट्स नॉट रियली ट्रू दैट गेटिंग कोरोना वायरस इज़ अ डेथ सेंटेंस, कि आपको हर सूरत मरना ही है। अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है किसी पेशेंट को, तो उसने हर सूरत मरना है। वो क्योरेबल है, उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। तो होता क्या है, हमारे बॉडी में लंग्स से पहले नोज़ के बाद आ जाते हैं फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स आ जाते हैं, फिर ट्रैकिया आ जाता है विच ओपन्स इनटू ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसका नाम एल्वोला है, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन जो होती है वो लंग्स में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है जैसे ही कोरोना वायरस हो जाता है किसी पेशेंट को। फिर जितने भी डेड इम्यून सेल्स और फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है लंग्स में, और जो आपके एल्वोलाई हैं वो फुली पस से भर जाते हैं, ठीक है। और फिर देयर इज़ अ हिंड्रस काइंड ऑफ गैशियस एक्सचेंज, और प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकता पर्सन, फिर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए। देन हमारे पास आ जाता है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोई भी, ये हमें पता है कि जब भी कोई वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन शो करता है, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ कि जब आपके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ है बॉडी में, उसके अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए भी उसे कुछ रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। पूरा एक पैटर्न होता है। सेल जितने भी होते हैं हमारे इम्यून सेल होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं वायरल पैथोजेनेसिस को, ठीक है, कि आपके पास वायरल पैथोजन आया बाहर से। फिर आपके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर, जो कि एक प्रोटीन आप कह लें, एक प्रोटीन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनेट इम्यून सिस्टम में, और ये सिग्नलिंग का काम करती है और एक्सप्रेस करती है स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह को। अब इन टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं इनकी भी एक्टिवेशन होती है। अब इनकी एक्टिवेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, बी सेल, ये सारे सेल जो होते हैं वो इनकी एक्टिवेशन को आगे इनिशिएट करते हैं। उसके अलावा जो है इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जब भी कोई आपके पास पैथोजन के अगेंस्ट आपने एक्शन शो करना है, उसमें सबसे पहले उसके बाद इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। देन कोविड-19 का हमें पता है कि ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। अब पॉजिटिव सिंगल आरएनए स्टैंडर्ड वायरस जो है वो आपके पास डायरेक्टली
प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। सीक्वेंस ये इजीली चेंज करता है, किसी भी वायरस का सीक्वेंस जो है वो उसके स्ट्रक्चर का सीक्वेंस इजीली चेंज कर सकता है, उसके राइबोसोम को यूज़ करते हुए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। इसका ये एक प्लस पॉइंट कह लें या इसका ड्रॉबैक कह लें एक किस्म का। उसके अलावा कोरोना वायरस में 6 to 9 जीन्स जो होते हैं वो आपके पास कोड कर रहे होते हैं स्पेसिफिक 20 अमाइनो एसिड्स को या 20 प्रोटीन्स को। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास आ जाता है जीनोम ऑफ कोरोना वायरस। एक्चुअली इट इज़ नोन टू बी द लार्जेस्ट नोन RNA। अभी तक जितने भी वायरसेस आए हैं उनमें से इसका जीनोम सबसे बड़ा बताया गया, ठीक है, जो 26 से 32 किलोबाइट तक है। और ये कहा जाता है कि जितनी रीसेंट सेपरेशन होगी किसी भी दो वायरसेस के दरमियान, उतना ज़्यादा उनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सेम होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनकी उतनी ज़्यादा सेम होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी वायरस के, वो सेम हो। लाइक उनकी सेलुलर बाइंडिंग, उनके एनिमल होस्ट, उनके पैथोजेनेसिस, उनके टिश्यू टॉक्सिन रिसेप्टर, ये इनमें डिफ्रेंसिएशन पाई जाएगी। Now moving towards the mechanism of action for 2019 novel coronavirus which is still unknown, but मैंने एक जर्नल मैकेनिज़्म मैं आपको डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले ये आप पिक्चर एक देख लें वायरस की, मैंने डाली भी है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक वायरस है जिसके अंदर उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सारा जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा प्रोटीन कोट है, ठीक है, उसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसमें। तो सबसे पहले वायरस के अंदर क्या हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि उसको आगे हेल्प करेगा कि अपनी मोर कॉपीज़ बनाता जाए। उसके अलावा प्रोटीन कोट है, ठीक है, प्रोटीन कोट जो का वो उसे एक हार्ड प्रोटेक्टिव इंक्लोजर प्रोवाइड करेगा उस जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि वायरस को ट्रैवल करना पड़ता है बिटवीन डिफरेंट पीपल्स विच इट इन्फेक्ट्स। उसके अलावा उसका आउटर इन्वेलप आ जाता है, ठीक है, वो उससे किसी भी वायरस को अलाउ करेगा कि वो दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करे, ठीक है, अपनी सेल आउटर मेम्ब्रेन को यूज़ करते हुए या मर्ज करते हुए किसी नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट कर सके। अब जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस और जो कोरोना वायरस है, आप देखेंगे इन दोनों के पास स्पाइक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे यूज़ इट एज अ की एनालॉग के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, टू गेट इनसाइड द होस्ट सेल। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास बात कर रहा है और वो मतलब छींक मारी है उसने, ठीक है, वो जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके अंदर वायरस होगा, ठीक है, वो आपके मुंह से लैंड करेगा, आपके नोज़ से लैंड करता हुआ आपके लंग्स की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वायरस आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा, पहला काम जो होगा वो उनका अटैचमेंट को होगा, उसके बाद पेनिट्रेशन को होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। क्या हुआ, उसने किसी वायरस ने आपके अंदर इंटर होने की कोशिश की है, ठीक है, वो अपने स्पाइक यूज़ करते हुए इंटर हुआ है। अब टिपिकली जो आप फ्लू वायरस को देखेंगे ना, तो वो सबसे पहले ट्रैवल करता है आपके सेल मेम्ब्रेन से, फिर आपके सेल न्यूक्लियस की तरफ, फिर वहाँ पे जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन कोरोना वायरस जो है जब इंटर होता है उसे किसी भी स्पेसिफिक होस्ट सेल न्यूक्लियस वगैरह नहीं उसे ज़रूरत होता, वो डायरेक्टली राइबोसोम को यूज़ करते हुए, उसके पार्ट्स को यूज़ करते हुए वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। राइबोसोम का जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वायरस जो है वो उसे यूज़ करेगा और उसकी वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, फॉर एग्जांपल उसकी स्पाइक प्रोटीन, उसकी एंड प्रोटीन्स वगैरह। उसके बाद एक पैकेजिंग स्ट्रेटजी होगी आपके सेल में, जो कि जितने भी स्पाइक्स होंगे उन्हें एक वेसिकल्स की तरफ ले आएगी और वो वहाँ से मर्ज करता हुआ आपकी आउटर लेयर से बाहर निकल आएगा, जो कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जितने भी पार्ट्स होंगे वायरस के जो न्यूली क्रिएटेड होंगे वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे आ जाएंगे और वहाँ से एक न्यू वायरस जो होगा वो बर्ड ऑफ कर जाएगा। सो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट मशीनरी चाहिए होती है। उसे होस्ट मशीनरी मिल गई है, उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी है। देन मूविंग टूवर्ड्स सम मिथ्स एंड अनसर्टेनिटीज़, जिसमें आपके पास चाइनीज़ ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। मोस्टली आप देखेंगे तो उन्हें ज़्यादातर अनकुक फूड पसंद होगा और वो सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन, मल्टीपल इन्फेक्शन जो होते हैं वहाँ पे उन्हें इन्फेक्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कोरोना वायरस वॉज रिलीज्ड और क्रिएटेड
क्या ये क्रिएट किया गया या ये रिलीज़ किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बायो वेपन के तौर पर यूज़ किया गया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से। कुछ कहते हैं कि ये इनका एक प्लेटफॉर्म है पूरा, जहाँ पे ये लोग वैक्सीन्स वगैरह सेल कर सकें। बट इसके अगेंस्ट डॉक्टर सायरा ने कहा था कि ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ थिंग्स से कॉज हो सकती है। लाइक देयर कुड बी योर क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके पास एग्रीकल्चर फैक्टर आते हैं मोस्ट स्पेसिफिकली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, इस सब में। तो ये आउटब्रेक जो होता है ये नेचुरली है, ये नहीं है कि क्रिएट किया गया हो। उसके अलावा डॉक्टर स्टेफन ने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है, एक वायरस बनाने का रास्ता निकाल लिया है। ये तो नेचुरल चीज़ है और ये नेचुरली ही हुई है, ये इसे ख़ुद क्रिएट नहीं किया जा सकता। देन हमारे पास आ जाती हैं प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक फ़ेस मास्क जो कि N95 है, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस। आप फेस मास्क जब भी आप घर से बाहर निकलें या किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है। देन प्रिवेंशंस में ये आ जाता है कि आप अपने हाथ वगैरह अच्छे से धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें, ठीक है। अपना मुंह जो है वो अपना नोज़ उसको कवर रखें टिशू के साथ या मास्क पहनी रखें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या आपको खांसी हो या आपको छींकें आ रही हो तो आपने मुंह के आगे जो है वो मास्क पहन लिया या आपने टिशू रख लिया। फिर आपने उन पीपल के साथ कांटेक्ट नहीं करना जो इन्फेक्ट हुए हुए हैं कोरोना वायरस से। सिक पीपल से ज़रा दूर रहना है और अवॉइड करना है हर किस्म के रॉ और अनकुक्ड फूड को खाने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो ख़ुद को आइसोलेट कर ले, ख़ुद को क्वारंटाइन कर ले, ताकि वो ख़ुद भी बच सके और दूसरों को भी बचा सके कोविड-19 से। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड-19। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया, उसके सिम्टम्स के बारे में बताया, उसकी स्प्रेडेबिलिटी के बारे में बताया, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और उसका जर्नल मैकेनिज़्म बताया मैंने, उसका इम्यून सिस्टम रिस्पांस बताया कि क्या इम्यून सिस्टम का क्या रिस्पांस हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक वायरल पैथोजन के अगेंस्ट, और कुछ अनसर्टेनिटीज़ और मिथ्स हमने बताई हैं, और इसके अलावा हमने प्रिवेंशंस बताई हैं। So I hope you guys like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Stay home, stay tuned and stay safe. Allah Hafiz.